हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। देखिए, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। देखिए, भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है और यह भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद अगर हम चिल्का झील की बात करते हैं, चिल्का जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी जो है खारे पानी की लैगून झील है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें से निम्नलिखित पूछा गया है तो सबसे जो इसमें से खारे पानी की झील है वो पेंगोंग सो जो झील है फ्रेंड्स, यह लद्दाख में यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, नैनीताल झील जो है ये उत्तराखंड में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये पेंगोंग सो जो झील है यह फ्रेंड्स खारा पानी होने के बावजूद भी यह झील शीतकाल में यानी कि ठंडे के दिनों में जम जाती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये उलर झील है। देखिए, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? देखिए, यहाँ पर भारतीय शब्द लगाया गया है। पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये केसी नियोगी जो है, केसी नियोगी यह क्या थे? तो वित्त आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के यह अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनिए। देखिए, रिजर्व बैंक के पहले अगर गवर्नर पूछा जाता तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा गया है और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर भी रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे सीडी देशमुख हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। क्लियर, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। इनका क्रम जो है शक्तिकांत दास का 25वां गवर्नर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? देखिए फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है यह की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जो उम्र है 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 1000 न्यूनतम है। ठीक है, और अधिकतम जो है 5000 रुपया तक का धनराशि पेंशन के रूप में जो है प्रतिमाह दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंधित थे? देखिए, उस्ताद इकबाल अहमद खान जो थे फ्रेंड्स, इनका हाल ही में 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये जो थे फ्रेंड्स दिल्ली घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली घराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी एक ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो ये गौतम बुद्ध की जो माता थी ये पालक माता थी। हालांकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात उनके माता का निधन हो गया था। उसके बाद इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। ध्यान रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी है जो कि 1956 में पारित हुआ था। तो पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था और पुनर्गठन आयोग का जो नियुक्ति किया गया था, गठन किया गया था, वो 1953 में। फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है। क्लियर, देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम जो है
CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर जो है रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह हर साल जो है यह 7 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दांदेली वन्य जीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है। तो दांदेली, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर भी याद रखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, दांदेली, बांदीपुर। उसके बाद देखिए सोमेश्वर अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य और भद्रा अभयारण्य, ये सभी जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान दिया गया है कि आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश के बगैर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो, याद रखेंगे माउंट, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ माउंट डायबोलो, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। तो देखिए माउंट डायबोलो जो है यह मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है, ठीक है, सैंडल पीक है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट हैरियट है, वो कौन सी है, तो माउंट हैरियट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के सर्वेयर जनरल कौन है, तो नवीन तोमर हैं, क्लियर। और 1815 से लेकर के 1821 तक जिनका कार्यकाल रहा था वो कौन थे, तो कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन से उत्तरी पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया गया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर चालू किया गया, तो ये चालू किया गया है मेघालय में, ठीक है, दिसंबर 2020 में मेघालय में यह चालू किया गया, तो ये मेघालय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राज पर्वा, यहाँ पर देखिएगा राजा पर्वा लिखा गया है, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है किस राज्य में, तो उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे यह पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, क्लियर। चलिए और इसमें क्या होता है कि जो धरती माता है भूदेवी हैं उनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च जो है शुरू हुआ था और 6 अप्रैल के दिन जो है ये यात्रा पूरी करके दांडी में गांधी जी ने नमक बना करके कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी के साथ शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, शिवाजी के बारे में जो कथन सत्य है वो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए राइट आंसर, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इनसे पहले क्या था कि मराठा कोई राष्ट्र नहीं था, विभिन्न मराठा सरदार जो थे अलग अलग गुट में बटे हुए थे, उन्होंने सभी मराठाओं को संगठित करके, ठीक है, जो है एक राष्ट्र में जोड़ा। पुणे राजधानी नहीं थी, रायगढ़ इनकी राजधानी थी, ठीक है, और गोरिल्ला युद्ध में ये पारंगत थे, तो ये गलत दिया गया, विश्वास नहीं रखते थे, ये गलत हो जाएगा, राजधानी रायगढ़ थी, याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह 1942 को रास बिहारी बोस ने जो है टोक्यो सम्मेलन में इसका गठन किया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसमें से, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 1857 के जो सैनिक विद्रोह का हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण जो था वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास जो थे ये किसके दरबार के कवि थे, सॉरी मैंने बता ही दिया कि ये गुप्त काल के कवि थे, ठीक है। और देखिए कालिदास जो थे फ्रेंड्स यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के यह एक प्रसिद्ध कवि थे। और फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि इनको जो है संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम जैसे जो है अनेक नाटकों की रचना की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और कौन कौन थे, तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे,
उसके बाद प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रश्न का आंसर आपको आता होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। राइट आंसर मैं अभी बता देता हूं, पहले आप कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे? सभी ऑप्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। देखिए, अनीश्वरवाद जो था ना, अनीश्वरवाद जिसको कहा जाता है, देवताओं में विश्वास नहीं रखना, अनीश्वरवाद जो था, इसी के संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता थी और ब्राह्मणों की रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार आश्रम निम्न से संबंधित हैं। चार आश्रम जो हैं यह संबंधित किससे हैं? तो ये जीवन के जो चरण हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। तो ये जीवन के चरणों से। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है इसको पारित किया गया था। और फ्रेंड्स ये आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने कवर करवाया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पौधा संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। देखिए, चिपको आंदोलन 1973 में जो है ये उत्तराखंड के जो उस समय चमोली जिला था, उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और देखिए इसके जो प्रणेता थे, प्रतिपादक थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद देखिएगा कि टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी तो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम थी। क्लियर। टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स ये नालंदा में हुई थी। ठीक है, नालंदा में हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो ये शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल, लाल किला, ये सब याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो फ्रेंड्स ये जो क्या था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन आक्रमण होते होते टल गया। ये इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता के कारण यह संकट टला था। ठीक है, तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए जो है की गई थी। हंटर आयोग का गठन जो है 19 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को जो है हंटर आयोग की गठन की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन था? तो जेसी हंटर था। ठीक है, और इसका गठन जो किया गया था वो आपका किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, एक भारतीयों के भी एक अलग जांच के लिए गठन जो है एक आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो फ्रेंड्स जो थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्हीं की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया गया था। पंजाब जांच समिति का मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी इसके सदस्य थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो है लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो नियुक्त किया जाता है यह किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में कौन सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के? तो याद रखेंगे उत्पल कुमार सिंह हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के कौन सेक्रेटरी जनरल हैं? तो प्रमोद चंद्र हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और स्नेहलता श्रीवास्तव जो है लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल थी। निम्न में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। तो कहाँ से गुजरेगी इसमें से? तो ये आपका यहाँ से झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
तो ये अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने जो है इसका 1784 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स अनुवाद किया था। तो ये चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। तो उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा इन सब का ज्ञान था, लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे 3 बार बने थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन, भला ये कौन भूल सकता है। 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति जो होता है वो क्या होता है। तो यह राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है, क्लियर। और देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 36 का। देखिए जिस किसी प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है आप कमेंट करके बताएंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। संसद बनता है, कल ही मैंने बताया था कि संसद जो है यह बनता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संसद बनता है किससे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, लोकसभा और जो राज्यसभा है। बताइए करेक्ट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह किससे बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। देखिए शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यह 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क किसने इसकी शुरुआत की थी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 AD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अच्छा एबल पुरस्कार जो है 2022 में किसको दिया गया है। तो डेनिस पी, यहाँ मैं लिखता हूँ डेनिस पी सुलेवान को दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 2022 में ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि द किंग्स स्पीच क्या है। तो देखिए यह एक पुस्तक भी है और यह एक सिनेमा भी है। तो यहाँ पुस्तक भी दिया गया है, सिनेमा भी दिया गया है। अगर पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, मार्क लॉन्ग है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्क लॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद पीटर कॉनरॉड, पीटर कॉनरॉड, ठीक है। ये 2 लोगों ने पुस्तक लिखा है। और यह एक फिल्म भी है जिसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो टॉम हुपर है, टॉम हुपर है, ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ए भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। चलो उसके बाद देखिएगा कि कर्न इंडिया जो है यहाँ पर देखिएगा इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखिए जो कर्न इंडिया है यह इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और यह कंपनी तेल और पेट्रोलियम गैस उत्पादन में कार्यरत है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज गैस और तेल उत्पादन। उसके बाद देखिएगा 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। नंद वंश का आखिरी शासक जो धनानंद था उसी के समय में हुआ था, नंद वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा पर इन्होंने ही रोक लगाया था, ठीक है। राइट आंसर 1828 से 1835 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। एक है आपका मार्लेमेंटो, एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये 1919 हो जाएगा, मार्लेमेंटो 1909 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लेमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी, ठीक है। और क्लेमेंट एटली ने संसद में कैबिनेट मिशन की रचना की उद्घोषणा की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य जो थे ये स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन की रचना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगा जो होता है, मुगा जो है यह किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है। तो मुगा जो है, मुगा, सहतूती, एरी, तसर, ठीक है, एरी, तसर, ये सभी जो है रेशम के प्रकार हैं, रेशम के किस्म हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
मुगा किस्म का रेशम असम का मूल उत्पाद है, ये असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में यह नहीं पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र उड़ीसा के, उसके बाद कर्नाटक वगैरह में ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो विनियोजन कानून है, विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, यह जो अनुमति देता है, यह देता है आपका भारत के समाहित निधि से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? वेब ग्राफिक्स के लिए जो है किसका किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है GIF का। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये डाटा साइंस है, ठीक है। डाटा साइंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डाटा साइंस। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश जो है राशि है? तो देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। सदिश राशि क्या होता है? वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, ठीक है, और जो योग के यानी कि जो सम है उसके निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, सदिश कहलाती हैं। वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। उसके बाद यहाँ बात करें तो क्षेत्र जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, यह तापमान नियंत्रित करता है शरीर का। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए, हाँ, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स, यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन कौन सा है बताइए? तो देखिए, यह जो फ्रेंड्स हार्मोन है ये मेलाटोनिन हार्मोन है। यह पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो ये आपका मेलाटोनिन हो जाएगा। इंसुलिन जो है ये आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन को दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन है? जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे कम विचलित होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, लाल का विचलन सबसे कम होगा। तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे कम होगा सबसे ज़्यादा वह विचलित होगा। तो सबसे कम जो है वो आपका बैगनी का, बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होगा। उसके बाद देखिएगा कि किस ध्वनि की अस्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? तो यह 17 मीटर लगभग होती है। एक लैंप से प्रति मिनट कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यदि उससे 300 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब हो? तो ये आप बना सकते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, Q निकल के आ जाएगा। Q यहाँ पर Q इंटू IT आप जैसे ही रखेंगे यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, यहाँ से आपको Q मिल जाएगा। Q जो आएगा वो आपका आ जाएगा 18 कूलम्ब। कितना आएगा? 18 कूलम आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आपका Q आपका निकल गया 18, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका 1.125 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दांतों के डॉक्टर मुंह के अंदर देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि डॉक्टर 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ऐसा दर्पण दांतों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी चूंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए U दिया गया है, दूरी जो है दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो ये अवतल दर्पण है इसलिए -2 सेंटीमीटर होगा। अब दर्पण फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पर देखिए f ऑलरेडी दिया गया है, u आपको यहाँ पर दिया गया, आपसे v पूछा जा रहा है, u दे दिया गया है, आपसे v पूछा गया, तो v आप इजीली निकालेंगे, v इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवर्धन उसके बाद पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा?
तो भी अभी मैंने बताया 6 आता है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। भी कितना आया है, तो वी फ्रेंड्स 6 आया है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी यू दे रखा था, तो ये आवर्धन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यदि किसी पेंडुलम की लंबाई जो है दूनी एवं लोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। अब यहाँ देखिए द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता, इस बात को आप जानते हैं। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, तो देखिए T1 एक मान लीजिए, एक T2 मान लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √L, और T2 वाला क्या कीजिए आप यहाँ पर 2L कर लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर चूंकि लंबाई दुगुनी कह रहा है ना, लंबाई दुगुनी कर दिया हमने। उसके बाद आप देखिए ये कितना गुना हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका √2T1 हो जाएगा। तो ये √, दोगुना हो जाएगा, √, गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और वह 10 मीटर तक जाता है, तब ऊपर 10 मीटर गया है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंका गया था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी। यू आपको मालूम नहीं है, भी 0 है, क्योंकि ऊंचाई पर जाकर के यह फाइनल 0 हो जाएगा। इसका हाइट दिया है, एच कितना दिया गया, 10 मीटर दिया गया है। क्लियर। अब जी का भी वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, आपको फॉर्मूला पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2GH। सब कुछ यहाँ पुट कर देना है आपको। यू आपको निकाल लेना है, भी 0 है, जी का मान दिया गया, हाइट भी दिया गया है। √, आप यू इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। भी 0 हो गया, यू स्क्वायर आपको निकालना है। उसके बाद देखिए -2, 9.8 यहाँ पर दिया गया है, H 10 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 जब नीचे आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल। 98 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में है चूँकि, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। यू ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो √, चला जाएगा, यानी कि 14 राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो आपका कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से हो जाए, इसका आंसर आपको बताना है, लूसेंट में ये लिखा गया है। चलिए कमेंट करके एक आंसर मैं पूछता हूँ, इसका आंसर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जो है जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो राइट आंसर इसका 2 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है वो रॉकेट में किया जाता है। इसमें किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है। अश्रु गैस की तरह इसमें से कौन से किसको हम काम में लेते हैं, तो SO2 को जो है हम अश्रु गैस की तरह जो है उपयोग में लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को। उसके बाद देखिए व्हाइट ब्लड कर्पल्स यानी कि जो WBC है, श्वेत रुधिराणु है, उस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न मैंने बताया था, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका होता है NaOH। ठीक है, NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वह कौन सा है, तो देखिए रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तांबा जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का pH मान 7.4 के आसपास होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आलू का अंकुर उपयोगी है। आलू का जो अंकुर है वह उपयोगी किसके लिए है, तो फ्रेंड्स यह जनन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनन के लिए। उसके बाद सोलेनेसी कुल का यह पौधा है आलू। सोलेनेसी कुल का पूछा जाता है कि आलू किस कुल का पौधा है, तो सोलेनेसी कुल। देखिए विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, विद्युत चुंबक के रूप में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, नर्म लोहा का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो फ्रेंड्स यह मीथेन है, CH4 इसका राइट आंसर होता है। मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी जो है यह बीमारी जो है जिसको कि हम लोग कहा जाता है अपस्मार कहा जाता है। ठीक है, यह बीमारी जो है फ्रेंड्स यह किसको प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा स्नायु प्रणाली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है,
तो लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का। स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा जो है क्या होता है, तो देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है एक प्रकाशीय यंत्र है, इसके द्वारा जो होता है क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किया जाता है, तो ये विक्षेपण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।